Hey viewers, I hope you all are doing well. So today we are going to learn income and expenditure. I have already given a video previously explaining what is income and expenditure, what is receipt and payment, right? Receipt and payment will include all the capital and revenue nature transactions, whereas income and expenditure will include only revenue transactions, okay? So income and expenditure was what? A nominal account. Let's just brush up. And in nominal account, income and gain will be in the credit side, expenditure and the losses will be in the debit side. Okay? जो यहाँ पे आपने देखा है receipt and payment, इसकी vice versa हो जाएगा. हमने बोला था आपको कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो है उसके बाद बैलेंस शीट बनता है. एक्चुअली टुडे द क्लासेस ओनली मेन फोकस इज ऑन बैलेंस शीट. मैंने कोई पैटर्न नहीं बनाया, बट यू कैन सी in the debit side it is receipt and in the credit side it is payment. जो फाइनेंशियल ईयर है वो क्या है? 31/12/2010 एंड डेट ऑन 31/12/2010. डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स कितना दिया हुआ है? सो डेप्रिसिएशन इज अ कॉस्ट विच विल कम ऑन द व्हाट? एक्सपेंडिचर, राइट? सो उसमें क्या होगा? 10% ऑन 45,000 आएगा, 10% ऑन 6 मंथ्स. तो 6 मंथ जब दे देता है तो 6/12 हो जाएगा. क्यों? क्योंकि 6 महीने का ही हम लोग को कैलकुलेट करना है. 10% इंटू 6/12 इंटू फॉर 6,000. ये डेप्रिसिएशन हम निकाल देंगे, उसके हम कैलकुलेशन आपको दिखा देंगे. उससे पहले समझते हैं कि टू बैलेंस है कितना है? ओपनिंग बैलेंस 4500 या क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 5720. ओके, लेट मी टेल यू वन थिंग बिफोर स्टार्टिंग द क्लास. ये अभी भी अकाउंटेंसी का क्लास है. अकाउंटेंसी द यूनिट 1 दैट इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड लाइबिलिटी, सॉरी बैलेंस शीट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे. Okay, balance sheet is very easy, but I think you have already learned about the balance sheet, how to make and what is the pattern of balance sheet. Asset, liability, current asset, non-current asset, current liabilities, and then share capitals, and then non-current liabilities. Yes, but however I am still going to give you the pattern in this video because ये हमारी पहली क्लास है बैलेंस शीट बनाने का, है ना? So yes, let's continue. फिर आप देखोगे यहाँ पे क्या है, ये फ़ी है. लेट मी एक्सप्लेन इट व्हाट फ़ी इट इज़. मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ, आई एम सो सॉरी अबाउट इट. टू एडमिशन फ़ी, एडमिशन फ़ी है, ठीक है, ये 3500 है. ओके, फिर उसके बाद सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स 22,000 है. ओके, मिसलेनियस रिसिट कितना है? 350. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 600. लाइफ सब्सक्रिप्शन 2000. अब यहाँ पे यू कैन सी इन द डिस्क्रिप्शन मैंने पूरा आपका जो इलस्ट्रेशन है वो वहाँ पे दिया हुआ है. अपार्ट फ्रॉम दैट नोट्स पे जाके आप देखना, नोट्स पे आपका लिखा हुआ होगा कि जो आपकी यहाँ पे दिया हुआ है एडमिशन फ़ी. एडमिशन फ़ी का 60% वो क्या हो जाएगा? कैपिटलाइज्ड. 60% कैपिटलाइज हो जाएगा. और आपकी जो लाइफ सब्सक्रिप्शन है ये आपकी कैपिटलाइज हो जाएगी. तो यहाँ पे क्या था रूल? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शंस है वो इंक्लूड नहीं होंगे. मतलब ये तो पूरा ही पूरा नहीं आएगा, कैपिटलाइज्ड बोला हुआ है नोट्स पे. और ये एडमिशन फ़ी का सिर्फ 40% आएगा. ओके, सिर्फ 40% आएगा 3500 का. हाँ, ओके. और जो मिसलेनियस रिसिट है ये पूरा का पूरा आएगा. इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट ऑफ कोर्स आएगा, ठीक है. बाकी डेप्रिसिएशन और ये भी आएगा, ये एक्सपेंडिचर साइड में आएगा, ये इनकम साइड में आएगा, ठीक है. और जो पेमेंट का है वो क्या दिया हुआ है? आपकी सैलरीज एंड वेजेस दिया हुआ है 6800. लेट मी सी, यहाँ पे कोई अगर आपका नोट पे लिखा हुआ है, येस इट इज़ रिटन कि आपकी जो सैलरी एंड वेजेस है उसकी जो आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है? 1200. ओके, एंड रेंट कितना है? 750. सो यहाँ पे आपका जो सैलरी एंड वेजेस होगा उसमें ऐड हो जाएगा 1200, रेंट में 750 ऐड हो जाएगा, ये एक्सपेंडिचर साइड में आएगा. ओके, इन्वेस्टमेंट इट विल नॉट कम. ओके, इट इज़ कैपिटल नेचर, ठीक है, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा. और फिर क्या है? पोस्टेजेस एंड स्टेशनरी. पोस्टेज एंड स्टेशनरी आएगा आपका 1250, ठीक है. बुक्स नहीं आएंगे, बट इसकी डेप्रिसिएशन आएगा जो कि कितना है? 10% ऑन 6 मंथ्स फॉर 6000, ठीक है. और जो आपकी लाइब्रेरी फर्नीचर है वो भी आएगा, ठीक है, 6% फर्नीचर. और जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर है आपको लगता है आएगा? क्यों नहीं आएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर?
क्योंकि जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर है वो पेमेंट साइड में है। जो पेमेंट साइड में होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ जो कैश के ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो इंक्लूड करते हैं। मतलब ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर था, ये मतलब प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर था जो इस साल इन्होंने पे किया है। तो प्रीवियस ईयर के जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे वो आपका कैश में हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट वो आपकी एक्सपेंडिचर और इनकम के जो अकाउंट बनाए जाएंगे उसमें नहीं आएंगे। अगर यहाँ पे होता कि डायरेक्ट एक्सपेंडिचर होता तो आ जाता, क्योंकि एक्सपेंडिचर क्या होगा इस साल का, बट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर है। मतलब पेमेंट साइड में तो आपके आउटस्टैंडिंग कोई अमाउंट आती नहीं है इस साल की। एक्रूड इनकम हो गया, आउटस्टैंडिंग आ गया होता है तो नहीं आता है। पेमेंट साइड में जो भी आता है वो कैश ट्रांजेक्शन्स के वजह से आता है। मतलब वो आउटस्टैंडिंग जो एक्सपेंडिचर है वो लास्ट ईयर के जो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर है ना, उसकी पेमेंट इस साल हुई है, कैश गया है, इसीलिए ये यहाँ पे आया है, जो कि यहाँ पे आप क्या करोगे एक्सपेंडिचर साइड में एक्सक्लूड करोगे, डेप्रिसिएशन आ जाएगा। बैलेंस तो ये तो ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आता ही नहीं है। मतलब ये डन है ना। लाइबिलिटीज़ और एसेट का देखते हैं, ये बैलेंस शीट है। ओके, बैलेंस शीट फॉर जनवरी 1, 2010 के, ठीक है। इसमें लाइबिलिटी क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर जो है वो 700 यहाँ पे दिया हुआ है। बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका क्या आता है यहाँ पे, आपकी जो एक्यूमुलेटेड फंड है। एक्यूमुलेटेड फंड यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि वो रिजर्व एंड सरप्लस है। शेयर कैपिटल लाइबिलिटी साइड के शेयर कैपिटल शेयर होल्डर्स के अंदर आता है आपकी शेयर कैपिटल, और उसके बाद आता है आपका रिजर्व एंड सरप्लस। सो एक्यूमुलेटेड फंड मतलब क्या है, ये एक सरप्लस फंड है जिसको हम रिजर्व एक्स्ट्रा से रखते हैं, कि इन एक्स्ट्रा से हम क्या करते हैं, इसको रखते हैं, ठीक है। इट इज़ टू शो द पोजिशन कि यहाँ पे आपका सरप्लस जो भी अमाउंट है वो यहाँ पे हमने एक्यूमुलेट कर रखा है, तो इसलिए ये सरप्लस अमाउंट है। और ये कहाँ आ रहा है, लायबिलिटी साइड में आ रहा है, ठीक है। और फिर ये एसेट कितना है, फर्नीचर, ये फिक्स एसेट है। बुक्स, ठीक है। इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, करंट एसेट हो गया। कैश क्या हो गया, करंट एसेट हो गया। ये सारी चीज़ें आएंगे। इसकी जो भी आपकी डेप्रिसिएशन थी या फिर आपका जो भी इन्वेस्टमेंट था, इन्वेस्टमेंट के साथ जो आपकी एडिशनल यहाँ पे दिया हुआ होगा ना, कुछ भी ड्यूरिंग द ईयर 3500 जो एडिशनल आपकी रिसिटेंट पेमेंट में आप देखोगे, ये 3500 देखा है आपने। इन्वेस्टमेंट में कितना है एडिशनल ड्यूरिंग द ईयर 3500 है, और 1 जनवरी 2010 का है। तो आप देखना डिस्क्रिप्शन में जाके नोट्स में आपकी लिखी हुई होगी कि 31/12/2009 के इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट कितना था, 20,000। तो 20,000 के साथ ये 20,000 है और इस 20,000 के साथ ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। फर्नीचर 5500 है। बुक वैल्यू आपका जो बुक है वो 45,000 है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है 45,000 ऑफ फंड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेस डेप्रिसिएशन। जो डेप्रिसिएशन आपके यहाँ पे मेंशन्ड है वो यहाँ पे लेस हो जाएगा, ठीक है। एक्यूमुलेटेड फंड है। एक्यूमुलेटेड फंड में एज पर द बैलेंस शीट, ठीक है, एज पर बैलेंस शीट जो आपकी कैपिटलाइज अमाउंट थी, एडमिशन फी जो 60% थी 3500 का, वो यहाँ पे आ जाएगा 60% का, ठीक है। लाइफ सब्सक्रिप्शन पूरा का पूरा आ जाएगा क्योंकि ये कैपिटलाइज कर दिया गया था 2000, ठीक है। इसको ऐड करने के बाद जो आपकी यहाँ की जो भी अमाउंट होगी, जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर की जो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर और एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, वो हम पहले निकाल लेंगे। उसके बाद हम उसको अकॉर्डिंगली एसेट और लायबिलिटी कौन सा साइड में आएंगे उसको हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। और जहाँ पे आपकी जो एडवांस सब्सक्रिप्शन थी जो आपकी दी हुई थी, कितनी दी हुई थी, सब्सक्रिप्शन अमाउंट कितना था, 600 ना। सब्सक्रिप्शन रियलाइज्ड इन एडवांस दिस ईयर 600, मतलब एडवांस आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, नहीं आता है। क्यों, क्योंकि वो हमने एडवांस पे किया हुआ है, ठीक है। तो वो जो एडवांस है वो क्या हो जाएगा, वो इंक्लूड था तो उसको हम लेस कर देंगे सब्सक्रिप्शन से, है ना। तो एडवांस अमाउंट जो भी एक्सपेंडिचर होता है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा लायबिलिटी साइड में, ठीक है। 600 था तो 600 आएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपकी लिखी हुई थी नोट के साइड में, लाइबिलिटी लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे आप देखोगे, अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे आपको इलस्ट्रेशन में मिलेगा, आउटस्टैंडिंग जो लाइबिलिटी थी वो आपकी सैलरी एंड वेजेस 1200 एंड फॉर रेंट 750, वो सारे कितने थे, वो सारे के सारे आपके एक्सपेंडिचर है, और वो सारे एक्सपेंडिचर के जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो यहाँ आ जाएगा,
ठीक है, ये पेएबल अमाउंट है ना, तो लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग जितने भी है वो यहाँ पे आ जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा एन ओवरव्यू कि आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या क्या आएगा, लायबिलिटीज और एसेट साइड में क्या क्या आएगा। सो लेट्स डू वन थिंग, हम लेट्स रब इट अप एंड देन प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर, देन वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द बैलेंस शीट। ओके, सो वी आर गोइंग टू नाउ मेक इनकम एंड एक्सपेंडिचर। पहले हम फिर से स्टार्ट करते हैं, रिसीट साइड में देखना ओपनिंग बैलेंस आप उसको एक्सक्लूड करो। आपकी पहले स्टार्टिंग हमेशा होगा सब्सक्रिप्शन से। सो सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स कितना था, 22,000 है ना, बाय सब्सक्रिप्शन में शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, ठीक है, 22,000 था। 22,000 में से आपको क्या मेंशन किया हुआ था नोट्स पे, सब्सक्रिप्शन रियलाइज्ड इन एडवांस दिस ईयर अमाउंटेड 600। जो एडवांस में पे किए हुए वो यहाँ पे रियलाइज है, और जो एडवांस अमाउंट है ना उसको हमको क्या करनी पड़ेगी, डिडक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। एडवांस हमने जो आपका एडवांस अमाउंट है वो दिस ईयर की नहीं होगी, वो आपका 2010 का है ना, तो 2000 आप सोच लो कि 11 के लिए एडवांस पे किया हुआ है, जो कि यहाँ पे इंक्लूड था 600, और हमें करंट ईयर के ही जो भी एक्रूड इनकम है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है वो लेना है, ठीक है। हमको ये सारी चीज़ें नहीं लेनी है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए, ये सब चीज़ें नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ओके, ये मेरा इनको पता नहीं क्या हो जाता है बीच बीच में, ओके, इसको आप माइनस करो, ठीक है। माइनस करके कितना आया आपका 21,400, ओके। एंड देन इसके बाद आप देखोगे एडमिशन फ़ी कितना था 3,500, एंड फ्रॉम देयर 60% इज कैपिटलाइज। अगर आप कैपिटल नेचर के कर दोगे तो 40% रह जाएगा, मतलब आपके इनकम साइड में। तो यहाँ पे जो आपके एडमिशन फ़ी है वो 40% ऑफ कितना है 3,500, इट इज़ गोइंग टू बी 1,400, ओके, 1,400। एंड देन आपकी जो मिसलेनियस रिसीट है वो यहाँ पे आएगा, आई एम राइटिंग इट डाउन इन शॉर्ट फॉर्म, ओके। मिसलेनियस जो रिसीट है वो कितना है आपका 350, सो 350 विल कम ओवर हियर, एंड देन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट विल ऑफ कोर्स कम ओवर हियर। वो एक रेवेन्यू नेचर का, हर साल क्या होता है, इंटरेस्ट आता है इन्वेस्टमेंट जो आपने कर रखे हैं, ठीक है। तो इट्स एन इनकम एंड इट विल बी 600 रुपीज़, ओके, 600। एंड देन लाइफ सब्सक्रिप्शन आपका पूरा का पूरा अमाउंट क्या हो जाएगा, कैपिटलाइज हो जाएगा, तो वो फिर नहीं आएगा, ओके। सो आप एक्सपेंडिचर साइड में आते हैं। एक्सपेंडिचर साइड में जो आपकी सैलरी एंड वेजेस था, I don't know, something is wrong with the board. To salary and wages, कितना दिया हुआ था सैलरी एंड वेजेस में आपका 6,800, ओके। फ्रॉम 6,800 आउटस्टैंडिंग आपकी कितना थी सैलरी 1,200, सो यू विल हैव टू एड इट हियर। मतलब इस साल का आउटस्टैंडिंग आपकी जो अमाउंट है वो 1,200 है, जो कि हमको मिला नहीं है, बट दिस ईयर ट्रांजैक्शन है ना, इस साल का ही आपका एक्सपेंडिचर है, तो ये आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है, ओके। एंड देन टू रेंट, ओके, रेंट का भी सेम है, आपकी आउटस्टैंडिंग है रेंट के अमाउंट में भी। रेंट इज गिवन हियर एज 8,980 एड आउटस्टैंडिंग, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, ठीक है। आउटस्टैंडिंग कितना था 750, ओके। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग विद द इंक। 750 करके इसमें कितना आया आपका, व्हाट विल बी द टोटल, प्लीज कैलकुलेट इट। 750 9,000, ओके, 9,730 इज इट, ओके, ओके। एंड देन आपकी पोस्टेज एंड स्टेशनरी
बुक्स एंड स्टेशनरी कितना थी आपकी 1250, ओके। एंड देन कुछ है यहाँ पे और नहीं है, बाकी सारे के सारे क्या है कैपिटल मतलब नेचर के है जो एसेट साइड में जाएगा। तो एक्सपेंडिचर, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर आपको समझा दिया गया है कि क्यों नहीं आएगा वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर, बिकॉज वो प्रीवियस ईयर के है जो इस साल दिया गया है, तो इसीलिए वो नहीं आएगा, ठीक है। और फिर क्या बाकी था यहाँ पे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर, डेप्रिशिएशन, यस, यहाँ पे नोट पे लिखा हुआ है डेप्रिशिएशन टू डेप्रिशिएशन, ओके। आपका बुक्स का कितना था 45,000 है ना, जो बुक्स है वो आपकी 45,000 है। एंड फॉर 45,000 10% अगर डिडक्ट किया जाए तो 4,500। एंड देन आपकी जो डेप्रिशिएशन आपकी थी फर्नीचर की वो 6% है, फर्नीचर है वो 6% है। 6% के, वेट लेट मी कैलकुलेट वंस अगेन, जो 6% है, 6% ऑफ फर्नीचर इज गोइंग टू बी 330। वाई 6% है तो फर्नीचर कितना है आपका 5,500, 5,500 इंटू आप कर दो उसकी 6%, ठीक है 350। बुक्स की आपकी कितनी होगी 4,500 होगी। अगर यहाँ पे लिखा हुआ होता कि डेप्रिशिएशन 45,000 फॉर 1 ईयर 10%, मतलब 4,500, यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लेना 4,500 था। और फिर यहाँ पे बोला गया है फिर और 6 मंथ्स के लिए आपके 6,000 फॉर 6 मंथ्स एट 10%, ओके। वो भी दिया हुआ है 6,000 फॉर 6 मंथ्स एट द रेट 10%। मतलब आपका क्या होगा ये 6,000 है, ठीक है, 6,000 इंटू 10% इंटू 6/12 कर दो, ये कितना आएगा आपकी 300, ओके। सो 4,500 प्लस 300 है 4,800। सो आपकी जो डेप्रिशिएशन है वो 4,800, डेप्रिशिएशन ऑन बुक्स ही आपकी 45,000 और 6,000 में आपका 1 साल का 10% और 6 मंथ्स का 10% दिया हुआ है। तो ये जो है ये डेप्रिशिएशन बुक्स का है, फर्नीचर का डायरेक्टली दिया हुआ है कि 6% ऑन फर्नीचर, ओके। सो 6% ऑन फर्नीचर 330, और जो ये टोटल करके आएगा इसका जो टोटल होगा वो 5,130, ओके 5,130। तो यहाँ पे आप ऐड करो आप कि कौन सा अमाउंट कितना आएगा, ओके। अगर ये ज़्यादा आया तो इसमें क्या होगा एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम होगा, और अगर ये ज़्यादा आया तो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर होगा, ओके। सो लेट्स कैलकुलेट, आप भी कैलकुलेट करो, फिर उसके बाद हम आराम से यहाँ पे क्या करेंगे, ओके। सो आराम से हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि कौन सा अमाउंट कहाँ पे आएगा, ठीक है। लेट्स कैलकुलेट, जस्ट गिव मी अ मिनट। गाइस यू कैन सी यहाँ पे क्या हुआ, एक्सपेंडिचर ज़्यादा आया बिकॉज इट इज़ 24,110 माइनस 21,400, 1,400, 350, 600। तो इसमें क्या हुआ एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर, हमने जब लास्ट टाइम किया था तो वो क्या था एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर था, मतलब आपकी इनकम साइड ज़्यादा था एक्सपेंडिचर साइड कम था, तो यहाँ पे आया था, ठीक है। डेबिट साइड में आप क्या होगा क्रेडिट साइड में आएगा, ये जो बैलेंस है ये क्रेडिट साइड में आएगा, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम है ये 360। मतलब क्या होगा ये आपकी लाइबिलिटी साइड से जो एक्यूमुलेटेड फंड है ना जो मैंने आपको बोला है, तो उसमें जो रिजर्व है उसमें से आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो हम अब ये कंप्लीट हो गया है। 360 आप याद रखो कि यहाँ से सिर्फ 360 लेने हैं, और जो डेप्रिशिएबल अमाउंट है ना उसको हमको लेना है। इसके बाद हम क्या करेंगे एसेट एंड लाइबिलिटीज़ का जो है बैलेंस शीट बनाएंगे, यहाँ पे लाइबिलिटीज आएगा, यहाँ पे एसेट आएगा, ओके। सो लेट्स स्टार्ट नाउ, जस्ट गिव मी अ मिनट। हम क्या करते हैं इसको रब करते हैं, उसके बाद हम बैलेंस शीट बनाएंगे एंड देन वी विल एंड द सेशन, ओके गाइस। सो ये बैलेंस शीट है, इसमें क्या हो जाएगा लाइबिलिटीज साइड आएगा और इसमें क्या होगा एसेट साइड आएगा। दिस इज रुपीज़, यू कैन ऑल्सो राइट अमाउंट हियर इफ़ यू वांट, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखो 31/12/2010, मतलब ईयर जो एंड हो रहा है वो इस साल में हो रहा है, ठीक है।
तो इसका ही हम क्या बनाएंगे, इसका ही हम बैलेंस शीट बनाएंगे। सो एसेट साइड में आप देख सकते हो, पहले तो यहाँ पे आपकी जो डिस्क्रिप्शन में होगा वहाँ पे जाना, इलास्ट्रेशन में आपकी एसेट और लाइबिलिटीज दिए हुए हैं, ठीक है। तो उसमें से स्टार्ट करते, पहले क्या दिया हुआ था, जो फिक्स एसेट है वो पहले यहाँ आता है। हम पैटर्न भी सीख लेंगे इसके बाद, बट पहले हम ये जो प्रैक्टिकल इलास्ट्रेशन है ना इसको ख़त्म कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट फिक्स एसेट है ना, फर्नीचर। सो फर्नीचर कितना था आपकी, 5500 था, है ना। फिर उसके बाद लेस कितना हुआ आपकी डेप्रिसिएशन, 5500 के 6%, ठीक है। इसमें क्या आया आपका 330, ओके। इसको डिडक्ट करो, कितना हो जाएगा 5170, ओके। फर्नीचर। अब बुक्स है, बुक्स भी आपकी क्या होगी, एसेट है, तो ये कितना हो जाएगा, बुक्स कितना है आपकी 45,000, ओके। 45,000 आपकी बुक्स है। इसमें से जो डेप्रिसिएशन है वो कितना था, लेस डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना था आपका 4800, है ना, हमने कैलकुलेट की हुई थी। सो 4800 अगर आपका 45,000 से 4800 आप माइनस कर दो, ठीक है। और फिर उसके बाद आपकी जो बुक्स में और एक मेंशन था, यहाँ पे आप देखना, जो आपकी पेमेंट साइड में है, ठीक है। आपकी जो फर्नीचर है उसकी कोई मेंशन नहीं है, जो पेमेंट साइड में है उसमें आपका 6000 है, मतलब ऑलरेडी और एक्सपेंडिचर आपके 6000 बुक्स में जो एडिशन है वो है। तो मतलब पहले तो आप क्या करोगे, इसको ऐड करोगे, जो बुक की वैल्यू है वो 45,000 दिया हुआ था, ठीक है। उसमें और भी आपकी जो बुक जितने भी खर्चे हुए बुक की वैल्यू और बढ़ गई, बुक एडिशनल जो है वैल्यू, तो कितना था वो 6000 हो गया, ठीक है। अब क्या होगा 51,000 हो जाएगा, अगर 6000 यहाँ पे है तो 51,000 माइनस 4800 होगा, जो डेप्रिसिएशन अमाउंट है वो आपकी डिडक्ट हो जाती है, ठीक है। यहाँ से एसेट वैल्यू से हमेशा डेप्रिसिएशन अमाउंट क्या होता है, डिडक्ट होता है। तो फिर 46,200 ये आपका क्या हो गया, टोटल आपकी बुक वैल्यू हो गई, ठीक है। इन्वेस्टमेंट में कितना था, जो इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट है, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग विद माय पेन टुडे, जो इन्वेस्टमेंट है वो 20,000 है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट जो है वो 20,000 है, ओके। ये आपकी 20,000 है, इन्वेस्टमेंट का 20,000, एंड देन जो कॉस्ट आपकी 20,000 है, जो लिखा हुआ है आपके एसेट साइड में, उसमें से आप पेमेंट साइड में फिर से जाना और देखना, वहाँ पे भी आपकी जो ड्यूरिंग एडिशनल ईयर का जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है वो 3500 है, सो वो ऐड होगा पहले तो, ठीक है। एडिशनल कॉस्ट ड्यूरिंग द ईयर, एडिशनल कॉस्ट ड्यूरिंग द ईयर, ये भी लिख सकते हो, एडिशनल ड्यूरिंग द ईयर में लिख रही हो, आप कॉस्ट भी लिख सकते हो। उसमें आपका पेमेंट साइड में कितना था आपकी एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट कॉस्ट का 3500, ओके 3500। सो ये क्या हो जाएगा 23,500 हो जाएगी इसमें, ओके डन। नाउ आपकी कैश 4500 दिया हुआ है, ओके कैश आपकी 4500 दिया हुआ है। Now let's go to the liability side. Liability side में क्या होगा, accumulated fund, आप इसे रिजर्व बोल के भी लिख सकते हो, बट जो यहाँ पे मेंशन है वैसे ही लिखना है। accumulated fund जो टोटल आपकी एसेट्स लाइबिलिटी साइड में था वो आपकी एज पर बैलेंस शीट कितना दिया हुआ था 74,300, ओके 74,300 दिया हुआ था। और फिर उसके बाद क्या है, एडमिशन फ़ी जो आपकी दी हुई थी 60% वो यहाँ आएगा, ठीक है, कैपिटलाइज करने के लिए। तो 60% ऑफ 3,500 इज 2,100, एंड देन आपकी एडिशंस में क्या आ जाएगा, जो लाइफ मेंबरशिप फ़ी है। लाइफ मेंबरशिप फ़ी आपकी सब्सक्रिप्शन कितना 2,000, सो
लाइफ सब्सक्रिप्शन, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ मैं, ठीक है, उसका कितना था 2000, तो 74,300 प्लस 2100 प्लस 2000 कितना हो जाएगा 78,400। सो यहाँ पे और एक चीज़ मेंशन था कि एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, जो इनकम साइड में आया था, तो एक्सपेंडिचर ज़्यादा है हिस्सा, सो इसमें लायबिलिटी साइड में क्या करोगे आप, एक्सपेंडिचर को क्या करोगे, इससे लेस कर दोगे, ठीक है। एक्सपेंडिचर को क्या होगा, इस साल का जो एक्सपेंडिचर है वो कितना आया 360 एक्स्ट्रा, ठीक है, 360 आया, तो इसको आप लेस कर दोगे 48,400 माइनस 360, तो कितना आया 78,400 माइनस 360, तो कितना आया 78,040, ओके, ये आया। फिर उसके बाद 360, फिर उसके बाद आपका क्या था, जो आपकी सब्सक्रिप्शन थी, ठीक है, सब्सक्रिप्शन में क्या था आपका, एडवांस था, है ना, 600, जो एडवांस सब्सक्रिप्शन 600 था मेंशन, वो यहाँ पे आ जाएगा। एंड देन आपकी आउटस्टैंडिंग जो एक्सपेंसेस थे वो कितने थे, सैलरी और उसकी सैलरी एंड वेजेस एंड देन रेंट की, है ना, वो जो आउटस्टैंडिंग कितना था उसमें 1200 मेंशन था एंड देन 750 आपकी मेंशन थी, ठीक है, 1950, ओके, ये हो गया आपका लायबिलिटी साइड। और यहाँ पे क्या आएगा, कैश, कैश का आपको मैं दिखाती हूँ कितना आएगा। कैश रिसीट एंड पेमेंट में क्या होता है, आपका कैश मेथड है ना। ओपनिंग बैलेंस कितना था यहाँ पे रिसीट एंड पेमेंट में 4500 था, मतलब जो आपका बैलेंस शीट, जो 1 जनवरी 2010 की जो बैलेंस शीट जो आपको इलास्ट्रेशन में दिया हुआ था उसमें आपका कैश था 4500 एसेट साइड में। अब वो तो ओपनिंग बैलेंस हो गया। अब जब अपने रिसीट एंड पेमेंट सारी जितने भी एंट्रीज है उसमें जब एक्सपेंसेस एंड रिसीट का जो भी कैश आया कैश गया उसका जब एंट्रीज की, उसके बाद आपकी जो बैलेंस थी वो रिसीट साइड में ज़्यादा थी। कितना आया था 32,950। 32,950 में से जितने भी अपने पेमेंट्स के बैलेंस थे, जो भी ट्रांजैक्शंस थे, उसको आपने माइनस किया, लेस किया। लेस करने के बाद आपकी जो बैलेंस सीधी है, मतलब जो क्लोजिंग बैलेंस है, वो आपका रह जाता है 5,720, जो कि क्या होगा, कैश, मतलब जो आपका कैश इन हैंड है वो उतना है। तो आप इस साल के 31 दिसंबर 2010 के जो कैश हो जाएंगे वो 5,720 हो जाएंगे। ठीक है, ओके, डन, राइट। सो अब क्या करोगे, पहले आप लायबिलिटी साइड को भी ऐड करो, सॉरी ये जो 78,040, 600, 1,950 एड दिस एंड टोटल आप यहाँ पे इंक्लूड करो एंड सी ensure whether asset and liability side are in tally or not. tally मतलब क्या है कि दोनों इक्वल आना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई बैलेंस का चक्कर होता ही नहीं है। यू आर इन क्लास 12 सो ऑफ कोर्स यू नो हाउ टू मेक ए बैलेंस शीट। सो यहाँ पे ऐड करते हैं। ठीक है, ऐड करके आपका जो टोटल होना चाहिए वो होना चाहिए 80,590, 80,590। तो यहाँ पे है या नहीं है 5,170, 46,200, 25, 23,500, ओके, 23,500, 5,720, उसको करके आपका 80,590 आता है। फिर भी एंश्योर करके आप कैलकुलेट कर लो इसको। ठीक है, क्या है कि आई थिंक आई हैव ए प्रॉब्लम विद द बोर्ड और विद द इंक, आई एम सो सॉरी अबाउट इट। अगर आपको ये अच्छे से समझ नहीं भी आ रहा है ना, मैं वर्बली बोल रही हूँ, उसको आप कैच करो। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑलरेडी आपकी इलस्ट्रेशन जो है वो दिया हुआ होगा। ठीक है, और मैं सोच रही हूँ टुडे विद द इलस्ट्रेशन जो आपकी सॉल्व्ड है, जो ये आंसर है जो सॉल्व्ड है, जो सोल्यूशन, वो भी आज आपको मैं वहाँ पे दे रही हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको इलस्ट्रेशन एंड सोल्यूशन बोथ आपको मिल जाएंगे। आप बस क्लास में
क्या करो, मेरी जो वर्बल कम्युनिकेशन जो मैं आपको सिखा रही हूँ उस पे फोकस करो, बाकियों की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक्यूमुलेटेड फंड क्या है, एक सरप्लस है, रिजर्व है ना, एडमिशन फ़ी हो गया, कुछ हो गया जो कि आपकी पेमेंट एंड रिसिप्ट साइड में दिया हुआ है, अगर रिसिप्ट साइड में दिया हुआ है, वो एक फंड ही तो है जो आने वाला था, है ना, एडमिशन फ़ी आने वाला था, लाइफ सब्सक्रिप्शन आने वाला था, बट इसको कैपिटलाइज कर दिया, इसके 60% और इसको कैपिटलाइज, तो फंड में ही तो इंक्लूड हुआ वो, क्योंकि वो एक क्या है, सरप्लस अमाउंट ही है, तो इसीलिए हम इसको यहाँ पे ऐड करेंगे। और क्या खर्चा ज़्यादा हो गया, एक्सेस हो गया एक्सपेंडिचर इस बार, तो उसका क्या करेंगे हम, फंड में से ही डिडक्ट कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो है ये लायबिलिटी साइड नहीं आता है हमेशा, ठीक है। एंड जो एडिशनल जो आपकी मतलब क्या हो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर्स वगैरह है, वो लायबिलिटी साइड नहीं आता है। और सब्सक्रिप्शन क्या था, सब्सक्रिप्शन एक क्या होता है कि आपकी एक इनकम ही होता है, बट इसमें क्या हो गया, एडवांस, जो 600 रुपीज़ था ना वो एडवांस था। सो एडवांस क्या होगा, जो आपका मतलब जो आने वाले साल है ना उसका अभी के अभी इंक्लूड था, जो कि आपका लायबिलिटी साइड में आ जाता है, ठीक है। आई होप यू आर क्लियर अबाउट एसेट एंड लायबिलिटी। तो हम एक फॉर्मेट बना लेते हैं और उसमें देखते हैं कि एसेट साइड में क्या आता है, लायबिलिटी साइड में क्या आता है। उससे क्या हो जाएगा, आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि एसेट एंड लायबिलिटी साइड में क्या क्या आना चाहिए। वैसे तो क्लास 12 के हो तो आता ही होगा आप लोगों को एसेट एंड लायबिलिटी, बट फिर भी दिस इज माय फर्स्ट क्लास फॉर एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ बैलेंस शीट, तो मैं बना के आपको दिखाती हूँ, ठीक है। नाइस, सो लेट्स स्टार्ट विद द लायबिलिटी साइड। यहाँ पे पहले क्या आता है, कैपिटल, ठीक है। जो भी आपकी कैपिटल है वो इस साइड में आता है, ठीक है। सो कैपिटल में आपकी हो सकती है शेयर होल्डर्स फंड, कैपिटल में, ठीक है। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर आपका आएगा शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, ठीक है। ये लायबिलिटी साइड में आता है हमेशा। एंड देन आपकी आती है रिजर्व एंड सरप्लस, ये फॉर द सेफ्टी पर्पस आपके रखा जाता है रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है, इसलिए वो हम हमेशा यहाँ पे लिखते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज जो एक्यूमुलेटेड फंड था वो एक रिजर्व का ही पार्ट था, इसीलिए हम लायबिलिटी साइड में उसको लिखे, ठीक है। उसके बाद जो नॉन करेंट जो कि लॉन्ग टर्म होता है वो लायबिलिटीज यहाँ पे आएंगे, ओके। नॉन करेंट लायबिलिटीज यहाँ पे क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स वगैरह हो गए, जो लोन्स वगैरह हो जाता है ना लॉन्ग टर्म, वो आता है, ठीक है। फिर आपका क्या आता है, करेंट लायबिलिटीज, करेंट लायबिलिटीज में क्या आएगा, ट्रेड पेबल्स आगे, है ना, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आगे, जो कि हमको पेमेंट करने हैं ट्रेड के, वो सारे ट्रेड पेबल्स आगे, और शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग आ गया, ठीक है। फिर इस साइड में क्या आएगा आपका, फिक्स एसेट, ठीक है। पहले नॉन करेंट एसेट के अंदर फिक्स एसेट आएगा, मतलब क्या, जो आपकी लॉन्ग टर्म यूजेस के लिए एसेट्स होते हैं ना वो आएंगे, ठीक है। नॉन, आई थिंक मेरी इंक ही ख़त्म हो गई है यार, I have to buy another one. Non-current, I don't think it. Non-current जो भी एसेट होते हैं उसमें फिक्स एसेट आएंगे, मतलब फर्नीचर, मशीनरी एंड ऑल। लेट्स कम्युनिकेट वर्बली ओनली, क्योंकि मेरी आई थिंक मेरी इंक खत्म हो चुकी है। आई हैव टू बाय अनदर वन, आई एम सो सॉरी, आई अपोलोजाइज फॉर द इनकन्वीनियंस। एंड आपकी जो इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं, क्या होते हैं, गुडविल, है ना, गुडविल भी एसेट साइड में आएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, जस्ट लाइक दिस आपकी नॉन करेंट एसेट और नॉन करेंट लायबिलिटीज़ और करेंट लायबिलिटीज़ जैसे कि होता है ना, यहाँ पे यू कैन सी इट, आई थिंक अगर लिखता है तो ठीक है। ये जो है ना इसके ही जैसे ये है, नॉन करेंट एसेट हो गया, फिक्स एसेट, करेंट एसेट हो गया। जो करेंट एसेट हो जाएगा ना उसमें क्या हो जाएगा, आपकी क्या क्या आएंगे, स्टॉक आएंगे, है ना, ट्रेड रिसीवेबल्स आएंगे, ठीक है। उसके बाद आपके आते हैं जो भी कैश एंड बैंक है वो भी आता है, ठीक है, मतलब शॉर्ट टर्म कैश एंड बैंक जो बहुत जल्दी लिक्विडिटी में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आएंगे।
एंड देन यहाँ पे टोटल एसेट टोटल लाइबिलिटीज़ होता है, ठीक है, वो दोनों सेम होनी चाहिए, टैली होनी चाहिए बैलेंस शीट, वरना आपकी कोई गलती हुई होगी इसी वजह से टैली नहीं होगी। अगर आपके रेसिडेंट पेमेंट दिए हुए नहीं है तो आपको क्या करनी है, रेसिडेंट पेमेंट बनानी है, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनानी है, फिर बैलेंस शीट बनानी है। रेसिडेंट पेमेंट जब बनानी है, याद रखना कि जो भी कैश के ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं ना इस साल, वो आपको लेने हैं, ठीक है, वो भले आपका मतलब कैपिटल नेचर के हो, रेवेन्यू नेचर के हो। इसलिए आपने देखा होगा कि रेसिडेंट पेमेंट जब मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिया हुआ था तो वहाँ पे क्या जो भी एसेट, फिक्स एसेट हो गए, ठीक है, करेंट एसेट हो गए, वो सारी चीज़ें आ रहे थे, बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर वो नहीं में आया। क्यों? वहाँ पे रेवेन्यू होगा, मतलब वहाँ पे सारे के सारे जो भी शॉर्ट टर्म होते हैं ना वो सारी चीज़ें ट्रांजेक्शन्स आएंगे। तो वहाँ पे फिर आपको जो भी एक्रूड इनकम हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर्स हो गए, जो नोट में दिए हुए होंगे स्पेसिफिकली वो आएंगे। वेरी सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, जो आपकी ये साइड है ना मैं लिख ही नहीं पाई, बट आपको समझा दिया है कि एसेट साइड में क्या क्या आता है, लाइबिलिटी साइड में क्या क्या आता है। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म यहाँ पे आता है, और शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर्स कैपिटल, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस इस साइड में आता है, लायबिलिटी साइड में। ओके, इतना ही समझना है फॉर्मेट में, बाकी आप प्रैक्टिस करते रहो, आपको जो भी एडिशनल कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखनी होगी वो आपको समझ आ जाएगी विद प्रैक्टिस। एंश्योर कि आप प्रैक्टिस करो, तभी आपको पॉसिबिलिटीज़ है कि आप इसको रिजॉल्व कर पाओगे, नहीं तो टैली एग्जाम में बहुत टाइम ऐसा होगा कि आपकी टैली नहीं होगी बैलेंस शीट। सो प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करते करते आपको समझ आने लग जाएगी। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आई हैव कंप्लीटेड द इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रेसिडेंट पेमेंट एंड बैलेंस शीट ओके टुडे। उसके बाद हम जाएंगे पार्टनरशिप में। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वगैरह हम सीखेंगे, बट इसके बाद का जो वीडियो होगा वो होगा ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट, दैट इज स्टेप्स। ओके, होप आपको मेरी वीडियोस बहुत पसंद आ रही होगी। फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय बाय।